माला बड़ी सावधानी से घर में दाखिल हुई। इधर उधर देखकर वह दबे पैर अपने कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही कमला बुआ ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। कमला बुआ तकरीबन धकेलते हुए माला को कमरे के अंदर ले गई और अंदर जाते ही सवालों की झड़ी लगा दी। कहाँ गई थी? इतनी देर कहाँ थी? तू आज फिर मनीष से मिलने गई थी? हाँ, मैं मनीष से मिलने गई थी, माला खोए खोए अंदाज में बोली। कमला बुआ माला की हालत और उसके हाव भाव देखकर चिंतित होकर समझाने लगी। देख माला, तू मनीष के प्यार में पागल हो गई है, लेकिन तेरा इस तरह से उससे मिलना जुलना ठीक नहीं है। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो गांव में भैया की क्या इज्जत रह जाएगी। कमला बुआ काफी देर तक समझाने की नाकाम कोशिश करती रही, लेकिन माला तो जैसे मनीष के प्यार में पागल हो गई थी। उसको ऊंच नीच सही गलत कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। माला के पिता मनोहर जी गांव के इज्जतदार किसान माने जाते थे। 2 जोड़ी गाय, 4-5 भैंसे, ट्रैक्टर और 20 बीघा खेत, सभी सुख सुविधाओं से भरा बड़ा सा पक्का मकान, सब कुछ उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया था। मनोहर के घर में उनकी पत्नी, एक बेटा और बेटी थी। पति से अनबन होने की वजह से उनकी छोटी बहन भी उनके साथ ही रहती थी। बड़ा बेटा अमर अभी पढ़ रहा था, जबकि बेटी माला सिर्फ 9वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़कर घर पर माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती थी। माला जब 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी, तभी बगल के गांव में उसकी शादी करके मनोहर ने बेटी की जिम्मेदारी से छुटकारा पा लिया था। शादी के समय माला का होने वाला पति 11वीं कक्षा में पढ़ता था। दोनों शादी के समय छोटे थे, इसलिए शादी के बाद गौने में विदाई तय थी। माला और मनीष का गांव अगल बगल में ही था, इसलिए बाजार में या किसी हाट तक दूसरे काम से आने जाने पर कभी कभार दोनों का सामना हो ही जाता था। ऐसे ही वक्त बीतता गया। मनीष और माला दोनों बड़े हो गए थे। मनीष 12वीं कक्षा पास करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर में अपने मामा के पास चला गया था और उसके बाद हॉस्टल में रहने लगा था। वह घर पर बहुत कम आता था। अब उसको शहर और हॉस्टल की हवा लग गई थी। माला घर के कामों में बेहद चतुर हो गई थी। यह देखकर मनोहर ने उसे सिलाई सीखने की परमिशन दे दी थी, इसलिए अपनी कुछ सहेलियों के साथ वह सिलाई सीखने जाती थी। माला को ऊपर वाले ने बड़े ही फुर्सत से बनाया था। साफ चमकता हुआ बेदाग चेहरा, दूध और गुलाब की पंखुड़ी जैसे गुलाबी गालों का रंग, बड़ी बड़ी कजरारी झील जैसी गहरी आंखें, तोते सी नाक, गुलाबी होठ और कमर तक लहराते काले घने रेशमी बाल, भरा हुआ छरहरा बदन, आंखों पर काजल, ऐसे लगता जैसे किसी ने चांद पर काली की बिंदी लगा दी हो। सुबह जब माला तैयार होकर सिलाई सीखने के लिए साइकिल लेकर सिलाई सेंटर जाती थी, तो उसको देखकर गांव के ना जाने कितने लड़कों की नीयत खराब हो जाती थी। माला को देखते ही तरह तरह की बातें करते हुए लड़के अपने होठों पर जीभ फेरने लगते थे, जिसका अंदाजा माला का भी होता था, लेकिन वह किसी को भी घास नहीं डालती थी, क्योंकि उसे अपने और मनीष के रिश्ते का मतलब पता था। दिवाली आ रही थी, कॉलेज बंद हो गए थे। मनीष के साथ हॉस्टल में रहने वाले सभी लड़के अपने घर चले गए थे और मनीष की माँ ने भी इस बार घर आने के लिए बहुत दबाव बनाया था, इसलिए वह इस बार दिवाली पर अपने घर आया था। अगले दिन मनीष गांव के दोस्तों के साथ एक दुकान पर खड़ा था, तभी बगल से माला साइकिल लेकर निकली। मनीष ने जब उसे देखा तो उसे देखता ही रह गया। एक पल को तो उसे लगा जैसे आसमान से कोई परी जमीन पर आ गई है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे लगा कि यह चेहरा जाना पहचाना सा है। वह उसे याद करने की कोशिश करने लगा कि इसे कहाँ देखा है, लेकिन काफ़ी दिन बीत जाने व कोई मेलजोल ना होने की वजह से याद नहीं आ रहा था। माला की तरफ एकटक निहारते देख उसके दोस्त ने कोहनी मारी और बोला, क्या मनीष भाई, भाभी को देखकर कहाँ खो गए? मनीष अचकचा कर बोला, अरे नहीं, अरे कहीं नहीं यार, कौन भाभी, किसकी भाभी? तब मनीष के दोस्त अजीत ने बताया कि वह जिस लड़की को इतनी गौर से देख रहा था, वह उसकी पत्नी माला है। दोस्त के मुंह से यह सब सुनकर मनीष का मुंह खुला का खुला रह गया। वह माला की खूबसूरती व गदराया बदन देखकर हैरान रह गया था। अब उसको एक एक पल काटना भारी पड़ने लगा था। जैसे तैसे रात काटी तो सुबह मनीष ने किसी तरह जुगाड़ लगाकर
माला को मिलने के लिए संदेशा भिजवाया। संदेशा सुनकर माला सोच में पड़ गई थी, क्योंकि इस संदेशे में मनीष ने मिलने को कहा था। लेकिन वह सोच रही थी कि अगर मनीष से मिलते हुए किसी ने देख लिया तो कितनी बदनामी होगी, और अगर ना मिलने गई तो मनीष के नाराज होने का डर था। माला का भी मन मनीष से मिलने के लिए बेताब था। डरते डरते माला ने आने का वादा कर लिया। शाम को दिन ढलने के बाद वह सबसे छिपकर दबे पैर गांव के बाहर पीपल के बगीचे में, जहां पर मनीष पहले से आकर उसका इंतजार कर रहा था। गांव वाले बगीचे में गन्ने की सूखी पत्तियों व पुआल का ढेर लगा कर रखते थे। दोनों उसी की ओट में बैठकर बाहों में बाहें डाले बातें करने लगे। थोड़ी देर मनीष के साथ गुजार कर माला घर आ गई। घर आकर अपने कमरे में बिस्तर पर गिर गई। उसके हाथ पैरों में कंपन हो रही थी। उसे अपने हाथों में मनीष के हाथों की गर्माहट अब तक महसूस हो रही थी। माला को मनीष के साथ बिताए ये चंद पल जिंदगी के सबसे हसीन पल लग रहे थे। उसे इस नई छुअन का एहसास बार बार हो रहा था, जो उसके साथ पहली बार घटा था। उस दिन की मुलाकात के बाद माला और मनीष अक्सर रोजाना मिलने लगे। कभी घंटों तो कभी मिनटों की मुलाकातों ने सारी हदें पार कर दी। प्यार की आंधी इतनी जोर से चली कि सारे बंधन टूट गए और वे दोनों रीति रिवाज के सारे बंधन तोड़कर उनमें बह गए। छुट्टियां खत्म होते ही मनीष वापस हॉस्टल शहर चला गया। इधर माला उसके ख्यालों में दिन रात खोई रहती थी। माला की रातें अब नींद से दूर थी। उसे भी तकिए की जरूरत और मनीष की याद सताने लगी थी। कुछ दिनों से माला को कमजोरी महसूस होने लगी थी। पूरे शरीर में हल्का हल्का दर्द रहता था। एक दिन माला सुबह सोकर उठी तो उसे चक्कर आ गया और उल्टियां होने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह आकर अपने कमरे में चुपचाप लेट गई। माला को इतनी देर तक सोता देख कमला बुआ उसके कमरे में चाय लेकर आई और बोली, तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर के पास चलते हैं। माला ने मना कर दिया और बोली, नहीं बुआ, बस जरा सी थकावट लग रही है, बाकी मैं ठीक हूँ। कमला बुआ बोली, ठीक है, फिर चाय पी लो, आराम कर लो, फिर मार्केट चलते हैं, कुछ सामान लेकर आना है। माला चाय पीने लगी तो उसे फिर से उबकाई आने लगी। वह भागकर बाहर गई और उसे उल्टियाँ आनी शुरू हो गई। कमला बुआ उसे उल्टी करते देख परेशान हो गई और माला से पूछने लगी, माला सच बता, तुझे यह सब कब से हो रहा है और कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? माला बोली, अरे नहीं बुआ, पेट में गैस बनी होगी इसलिए उल्टी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कमला बुआ का दिल नहीं माना। वे माला को लेकर नज़दीक के सरकारी हॉस्पिटल में गई तो पता चला कि सचमुच माला गर्भवती है। यह सुनकर कमला बुआ सन्न रह गई। घर आकर कमला बुआ माला को झकझोरते हुए पूछने लगी, यह क्या किया माला तूने? कहा था कि तेरा अभी गौना नहीं हुआ है, मनीष से मिलने मत जाया कर, कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा? लेकिन तेरी अकल पर तो पत्थर पड़े थे, अब बता कि हम क्या करें? माला सिर्फ रोए जा रही थी, क्योंकि गलती तो उससे हुई थी, लेकिन अभी भी सुधर सकती थी। उसने कमला बुआ से कहा, बुआ, आप पिताजी से बात करो कि वे मेरा गौना करा दे, और मैं मनीष से बात करती हूँ। मैं उसे बताती हूँ, वो जरूर कुछ करेगा। सुबह सब लोग चाय पी रहे थे, तब कमला बुआ ने मनोहर से माला के गौने की बात छेड़ी तो मनोहर बोले, हाँ मुझे भी पता है कि अब गौना निपटा देना चाहिए, बेटी राजी खुशी अपने ससुराल में रहे, मैं उन लोगों से कल ही बात करता हूँ। यह सुनकर माला और कमला बुआ ने चैन की सांस ली। माला जब सिलाई सेंटर गई तो सबसे पहले जाकर उसने पीसीओ से मनीष को फ़ोन किया और सारी बात बताई, जिसे सुनकर मनीष माला पर बुरी तरह बरस पड़ा। यह क्या बेवकूफ़ों वाली हरकत की तुमने? अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ और इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहिए मुझे। जाकर डॉक्टरों से इसको गिराने की दवा ले आओ। मैं अभी इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा, और लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? पूरे गांव में मेरी बदनामी होगी। सब मेरा मजाक उड़ाएंगे कि गौने से पहले बाप बन गया। नहीं नहीं माला, यह बच्चा नहीं चाहिए मुझे। यह बोलकर मनीष ने फ़ोन रख दिया और माला हेलो हेलो कहती रह गई। उस दिन माला का मन सिलाई सेंटर में भी नहीं लगा। वो जल्दी घर वापस आ गई और अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर औंधे मुंह बिस्तर पर गिर गई। उसके कानों में मनीष की बातें गूंज रही थी, दवा खा लो, बच्चा गिरा दो। उसने दोनों हाथों से कान बंद कर लिए और जोर से चीख पड़ी, नहीं। माला की चीख सुनकर कमला बुआ दौड़कर आई और दरवाज़ा जोर जोर से पीटने लगी। दरवाज़ा खोलते ही
माला कमला बुआ के गले लगकर जोर जोर से रो पड़ी। काफी देर तक रो लेने के बाद जब उसका जी हल्का हुआ तब कमला ने उसके आंसू पोंछते हुए प्यार से पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही है? मनीष से बात हुई, क्या बोला उसने? कमला ने पुचकार कर पूछा तो माला फिर बिलख पड़ी और बोली, बुआ, मनीष ने कहा कि उसे यह बच्चा अभी नहीं चाहिए। वो बोल रहा है कि मैं दवा खा लूं और इस बच्चे को गिरा दूं। तूने क्या उत्तर दिया? तू क्या करने वाली है? कमला बुआ ने उसका कंधा पकड़कर पूछा। माला बोली, बुआ, उसने मेरी बात ही नहीं सुनी, उसने फ़ोन काट दिया। बुआ, अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं? कमला बुआ ने माला को अपनी छाती से लगा लिया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, तू परेशान मत हो, आज तेरे ससुराल बात करने भैया गए हैं। एक बार तेरा गौना हो गया तो सब ठीक हो जाएगा और देखना, मनीष भी इस बच्चे को अपना लेगा। कमला बुआ की बातें सुनकर माला को थोड़ी राहत मिली, उसका मन थोड़ा शांत हुआ। शाम को मनोहर घर आए तो माला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह सुनने के लिए बेचैन थी कि उसके ससुराल वालों ने कब की तारीख पक्की की है। कमला बुआ पानी लेकर मनोहर के पास गई और पानी देकर उनसे पूछने लगी कि माला के ससुराल वाले क्या कह रहे थे। माला भी दरवाजे के पीछे खड़ी होकर दिल थाम कर सारी बातें सुन रही थी। माला के ससुराल वाले बोल रहे हैं कि मनीष की पढ़ाई का अभी 1 साल और है, इसलिए वे लोग नहीं ले जाएंगे। अभी हमारी माला 1 साल हमारे पास और रहेगी। मनोहर मूंछों पर ताव देते हुए मुस्कुराकर बोले। मनोहर की बातें सुनकर कमला बुआ के हाथ से गिलास छूटकर गिर गया। मनोहर चौंक कर कमला की तरफ देखने लगे। इससे पहले कोई कुछ बोलता, दरवाजे के पास खड़ी माला बेहोश होकर गिर पड़ी। वे दोनों दौड़कर माला के पास गए और उसे उठाकर उसके कमरे में ले गए। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने माला का चेकअप किया और बोला कि परेशानी की कोई बात नहीं है, कमजोरी की वजह से इनको चक्कर आ गया था। दवा पिला दीजिए और इनका ध्यान रखिए, ये माँ बनने वाली हैं और ऐसी हालत में लापरवाही ठीक नहीं है। डॉक्टर के मुंह से माँ बनने की बात सुनकर मनोहर हक्के बक्के रह गए। डॉक्टर के जाते ही सबसे सवालों की झड़ी लगा दी। कमला बुआ ने पूरी बात मनोहर को बताई और बोली, भैया, गौने की तारीख जल्दी से पक्की करके आइए, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। उधर होश में आते ही माला रोने लगी। रोते रोते वह बोली, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मनोहर माला के सिर पर हाथ रखकर लंबी सांस लेकर बाहर चले गए। अगले दिन वे फिर माला के ससुराल गए। घर पर कमला और माला बेचैन घूम रही थी कि ना जाने क्या खबर आएगी। मनोहर दिन ढले थके हारे घर आए और आते ही सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। उनको इस तरह बैठे देखकर सबका दिल बैठा जा रहा था। सब सांस रोककर उनके बोलने का इंतजार कर रहे थे। मनोहर रुंधे गले से बोले, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। उन लोगों ने गौना कराने से साफ मना कर दिया है। मनीष बोल रहा था कि वह कभी मिलने नहीं आता था माला से। वे लोग मेरी बेटी पर कीचड़ उछाल रहे हैं। तू ही बता कमला, अब क्या करूं मैं? कमला बुआ और माला दोनों रोने लगी। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उस रात किसी ने कुछ नहीं खाया और सबने अपने अपने कमरे में करवटें बदल बदल कर रात बिताई। सुबह हुई। माला ने उठकर मुंह धोया और बहुत देर तक खुद को शीशे में देखती रह गई। मन ही मन एक निर्णय लिया और बाहर आई। मनोहर बरामदे में बैठे थे और माला उनके पैरों के पास जमीन पर बैठ गई और बोली, पिताजी, मुझसे एक भूल हो गई है, लेकिन इस बच्चे को मारने का पाप मुझसे नहीं होगा। मुझसे ये पाप मत करवाइए। मनोहर ने माला का हाथ पकड़ लिया और बोले, माला बेटी, क्या चाहती है बोल, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे लिए इस संसार से लड़ने के लिए तैयार हूँ। मनोहर की बात सुनकर माला बोली, पिताजी, इस नन्ही सी जान को मैं सारी दुनिया से लड़कर इस दुनिया में लाऊंगी और उस मनीष को नहीं छोड़ूंगी। अपने बच्चे को उसके बाप का नाम और हक दोनों दिलवाऊंगी। मनीष बुज़दिल हो सकता है, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ, हार मानना नहीं सीखा है। अपनी बेटी की बातें सुनकर मनोहर की आंखें भर आई। वे आंसू पोंछकर बोले, हाँ माला, मैं हर पल हर कदम पर तेरी लड़ाई में साथ हूँ। अगले दिन माला और मनोहर दोनों जाकर वकील से मिले और उनको सारी बातें समझाई। वकील ने माला को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए सबसे पहले शाबाशी दी और बोले, बेटी, तुम परेशान ना हो, हम यह लड़ाई लड़ेंगे और ज़रूर जीतेंगे। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। मनीष पर केस दर्ज हो गया था। माला हर पेशी पर अपने पिताजी के साथ
अदालत में अपने बच्चे के हक के लिए लड़ रही थी तो बाहर दुनिया से अपनी इज्जत के लिए। उसका बढ़ता पेट देखकर गांव वालों में कानाफूसी शुरू हो गई थी। लोग कई बार उसके मुंह पर बोल देते थे, देखो कितनी बेशर्म है, पहले मुंह काला किया, अब बच्चा जनेगी और केस लड़ेगी। माला सारी बातें सुनकर अनसुना कर देती। समय बीतता गया और माला ने समय पूरा होने पर एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। अदालत की तारीखें बढ़ रही थी और मनोहर का बैंक बैलेंस खत्म हो रहा था। खेत बेचने तक की नौबत आ गई थी, लेकिन बाप बेटी ने हिम्मत नहीं हारी, लड़ाई जारी रखी। वे कई सालों तक लड़ाई लड़ते रहे। मनोहर को एक रिश्तेदार ने एक रिश्ता बताया। वे लोग माला की सारी सच्चाई जानते थे, लेकिन जब तक केस खत्म नहीं हो जाता तब तक माला अपनी जिंदगी के लिए भी कोई फैसला लेने को तैयार नहीं थी। इधर मनीष और उसके घर वाले अदालत के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो चुके थे। वे लोग चाहते थे कि समझौता हो जाए, माला उनके घर आ जाए और वे बच्चे को भी अपना खून मानने के लिए तैयार थे। लेकिन माला ने सख्ती से मना कर दिया और लड़ाई जारी रखी। आखिरकार माला की जीत हुई। अदालत ने मनीष को सज़ा सुनाई और उसे जेल भेज दिया गया। वहीं उसे और उसके बेटे को मनीष की जायदाद में हिस्सेदारी भी दी गई। माला ने हिम्मत दिखाकर अपना खोया हुआ मान सम्मान व अपने बेटे का हक सब वापस जीत लिया। माला इस जीत पर बेहद खुश थी। इधर माला की शादी के लिए भी वे लोग जोर देने लग गए थे। एक दिन मनोहर ने माला और सुमित की शादी करा दी। सुमित माला को लेकर दिल्ली चला गया। 1.5 साल बाद माला और सुमित दिल्ली से वापस आए तो माला की गोद में एक 4 महीने की प्यारी सी बच्ची भी थी। शाम को मनोहर जब घर आए तो देखा कि आंगन में माला और सुमित अपने दोनों बच्चों के साथ खेलने में मगन थे। वे अपनी बेटी के उचित फैसले पर मुस्कुराकर अंदर चले गए। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।